गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 13, जॉब एंड बैच कोस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के बाद ये आपका इस यूनिट में सेकेंड चैप्टर है, जॉब एंड बैच कोस्टिंग। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है जॉब कोस्टिंग कि व्हाट इज़ जॉब कोस्टिंग। इट इज़ द मेथड ऑफ कोस्टिंग यूज टू डिटरमाइन द कोस्ट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड जॉब। कि जो नॉन स्टैंडर्ड जॉब होती हैं उनकी कोस्ट को निकालने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जॉब कोस्टिंग। एंड इस मेथड में जो काम किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन किया जाता है ना। अब आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग और जॉब कोस्टिंग में क्या डिफरेंस है, कि वहाँ भी तो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही काम होता है। दोनों में जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है टाइम का, है ना, कि साइज़ ऑफ वर्क। जॉब कोस्टिंग में जो साइज़ ऑफ वर्क है वो स्मॉल होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में साइज़ ऑफ वर्क बिग होता है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग है जनरली वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए की जाती है, लेकिन जॉब कोस्टिंग किसी भी तरह के काम की हो सकती है। जैसे यू कॉल प्लम्बर, आप घर पे प्लम्बर को बुलाते हैं, है ना। हो सकता है आपका कोई नया घर हो, वहाँ पर आपने प्लम्बर का काम कराना है, तो इस तरह का जो काम है उसमें कितना टाइम लगेगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। तो इस तरह का जो काम होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लंबा नहीं खींचता, बल्कि थोड़े टाइम के लिए होता है, बट अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड जॉब, कि नॉन स्टैंडर्ड जॉब होती है और इसका जो मेन पर्पस है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो इस तरह की जॉब के लिए जो कोस्टिंग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जॉब ऑर्डर कोस्टिंग या स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग या प्रोडक्शन ऑर्डर कोस्टिंग कहा जाता है। इसमें हर इंडिविजुअल या जो हर फर्म जिसने भी ऑर्डर प्लेस किया है वो एक जॉब होती है ना। वो कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरी जॉब स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यू गो टू द प्रिंटर, आप प्रिंटर के पास जाते हैं एंड आस्क हिम टू प्रिंट इनविटेशन कार्ड फॉर योर मैरिज, है ना। आपके मैरिज के लिए आपने 100 कार्ड या 200 कार्ड आपने प्रिंट करवाए, तो वो एक ऑर्डर है उस प्रिंटर के लिए, उस शॉपकीपर के लिए। और अगर कोई दूसरा पर्सन जाता है वो भी अपने मैरिज के कार्ड प्रिंट करवाता है, तो उसका जो स्पेसिफिकेशन होगा वो अलग होगा, आपका स्पेसिफिकेशन अलग होगा, वो दूसरा ऑर्डर होगा। तो इस तरह से जॉब कोस्टिंग में हर ऑर्डर अलग होता है और हर ऑर्डर की कोस्ट अलग निकाली जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पर देखो एप्लीकेबल होते हैं। एक तो जॉब प्रिंटर, जॉब कोस्टिंग जो एप्लीकेबल है इंजीनियर्स, फर्नीचर मेकर, बिल्डर्स, यू कैन से कारपेंटर्स, है ना, कॉन्ट्रैक्टर्स, हार्डवेयर मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या जो रिपेयरिंग शॉप्स जितनी भी हैं, उन सब के लिए जो कोस्टिंग यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, जॉब कोस्टिंग। आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके फीचर्स। सबसे पहला फीचर यही है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या कस्टमर का स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही इनको काम करना होता है। और हर जॉब की अपनी फीचर्स होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट प्रोडक्शन, नॉट कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं है, ये एक ऐसा प्रोडक्शन है जो काम कंप्लीट होने के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसका ड्यूरेशन इट्स नॉट नेसेसरी कि 1 साल हो, उससे कम भी हो सकता है। और जैसे बताया, हर जॉब एक सेपरेट कोस्ट यूनिट होती है ना। और सबके लिए जॉब शीट अलग बनाई जाती है, जॉब कोस्ट शीट। ईच जॉब इज़ डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड बाय ए प्रोडक्शन ऑर्डर। हर एक का एक प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर होता है और प्रोडक्शन स्टेज होती है ना। एक ऑर्डर नंबर दे दिया जाता है, जॉब ऑर्डर नंबर। फाइनल कॉस्ट निकाली जाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में तो हमारा भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, 8 साल का काम है, 10 साल का काम है, तो हर साल फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। लेकिन जॉब कोस्टिंग में क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, तो जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तभी उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब कोस्टिंग, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंड ईच ऑर्डर, कि जितने भी जॉब ऑर्डर हैं उन सब की कॉस्ट को निकालना, उनके प्रॉफिट को निकालना, उनके लॉस को निकालना। सेकेंड, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन आइडेंटिफाइंग मोर प्रॉफिटेबल, कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल जॉब ऑर्डर कौन सा है, लेस प्रॉफिटेबल कौन सा है, उसमें आइडेंटिफाई करने में मैनेजमेंट की हेल्प करना। टू प्रोवाइड बेस फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब अंडरटेकिंग इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में अगर आपको कोई किसी जॉब का ऑर्डर मिलता है तो उसके लिए जो है एस्टिमेट लगाना कि जो है वो आपको जो है वो कितने कॉस्ट आएगी। टू कंट्रोल ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट, है ना। और इसी तरह से आप कंपेयर करेंगे कि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी एफिशिएंसी को कंट्रोल
करने के का भी मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है ताकि आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम आए जितनी आपने एस्टिमेट लगाई, और मैनेजमेंट की हेल्प करना इन प्रोवाइडिंग अ बेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, की वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मैनेजमेंट की हेल्प करना कि किस तरह से उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। अब देखिए एडवांटेज। सबसे पहला डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, कि जो जॉब कॉस्टिंग है वो डिटेल्ड एनालिसिस है कॉस्ट का, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, है ना। तो इसको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या फंक्शन के अकॉर्डिंग या नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसका मेन पर्पस है कि प्रोडक्शन के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को मेज़र करना। तो इसके लिए जॉब कॉस्टिंग की जाती है। सेकंड, इसका मेन पर्पस कॉस्ट को कंट्रोल करना है ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, है ना। क्योंकि जॉब कॉस्टिंग की जाएगी तो देखा जाएगा कि मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है और कितना आना चाहिए, लेबर पे कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेटेड कॉस्ट से कंपेयर किया जाएगा, है ना। और फिर ये देखा जाएगा कि कॉस्ट कंट्रोल्ड होनी चाहिए। बजटरी कंट्रोल का बेनिफिट भी उठा सकते हैं, है ना। जब बजट भी बना सकते हैं जॉब के लिए कि आपको इतना अमाउंट स्पेंड करना है, तो एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल, उसका बेनिफिट भी जॉब कॉस्टिंग से हम उठा सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि जॉब कॉस्टिंग मैनेजमेंट की हेल्प करती है किसमें, कंपैरिजन करने में कि डिफरेंट जो जॉब्स हैं उसमें से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन सा कम है। हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग, कि ये हेल्प करती है प्रोडक्शन प्लानिंग करने में कि अगर आपको कहीं से कुछ ऑर्डर मिल रहा है तो उसकी कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, उसके बेस पर आप अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको अगर ये ऑर्डर मिले तो आप लेंगे या नहीं। और अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट या कॉस्ट प्लस जॉब ऑर्डर कोई मिला है ना, तो उसमें भी यूज़फुल है कि आपको बता सकता है कि इतना प्रॉफिट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉयलेज एंड डिफेक्टिव, कि स्पॉयलेज वर्क है या डिफेक्टिव वर्क है उसको आप इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी डिपार्टमेंट की या इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आप फिक्स कर सकते हैं, है ना। और डिफेक्टिव वर्क अगर कोई है, स्पॉयलेज अगर कोई है, तो उसको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट जॉब कॉस्टिंग। अब देखिए इसके अंदर कुछ कमियां हैं, लिमिटेशन है। सबसे पहला, मोर एक्सपेंसिव एंड मोर क्लरिकल वर्क, कि ये जो काम है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। छोटे छोटे जो जॉब ऑर्डर्स हैं, जस्ट लाइक टेलर है ना, वो एक एक सूट स्टिच कर रहा है, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है जॉब कॉस्टिंग बनाना। प्लम्बर है, उसको छोटे छोटे काम मिल रहे हैं तो वो जॉब कॉस्टिंग नहीं बनाएगा। तो जॉब कॉस्टिंग कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है और बहुत क्लैरिकल वर्क चाहिए रूटीन की जो एक्सपेंडिचर है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। सेकंड, हिस्टोरिकल इन नेचर, कि ये हिस्टोरिकल है, इसमें कॉस्ट को उसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है आफ्टर इट्स कंप्लीशन, है ना। तो कंपैरेटिवली एस्टिमेटेड कॉस्टिंग निकालना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालना इतना ईजी नहीं होता। एंड डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट, कि कई बार जो है प्राइजेज़ वो चेंज हो जाते हैं, मटेरियल के हो गए, लेबर के हो गए, है ना, तो वो डे टू डे बेसिस पर चेंज होते हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते एक जॉब की कॉस्ट को दूसरी जॉब की कॉस्ट से। तो ये था कुछ हमारा कि क्या एडवांटेज हैं जॉब कॉस्टिंग के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग, कि दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला कि क्या सिमिलैरिटी है, दोनों ही स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। दोनों में ही जो कस्टमर है वो आपको ऑर्डर देता है, जॉब कॉस्टिंग में भी और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी, जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। सेकेंड, एज एवरी जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ डिसिमिलर इन नेचर, जनरली इट आइडेंटिफाइड बाय अ सेपरेट नंबर, है ना। वैसे तो डिसिमिलर होती है लेकिन दोनों को ही एक नंबर दे दिया जाता है, ऑर्डर नंबर, दोनों के लिए ही। दोनों ही केस ऐसे हैं जिसमें कॉस्ट भी निकाली जाती है और प्रॉफिट भी निकाला जाता है। दोनों में ही कोटेशन भी मांगी जा सकती है ना, टेंडर प्राइस भी मांगा जा सकता है दोनों केसेस में। कि कस्टमर ये पूछता है कि उसको ये कितने का पड़ेगा तो उसको बताना पड़ती है कॉस्ट। बोथ द कोस्टिंग सिस्टम फॉलो ऑलमोस्ट द सेम प्रिंसिपल ऑफ कोस्टिंग, कोस्टिंग के भी सेम प्रिंसिपल्स ही हैं जो ये फॉलो करते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, साइज़ ऑफ वर्क। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में जो साइज़ है वर्क का वो बड़ा होता है, जॉब कोस्टिंग में कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। नेचर ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होता है ना, लेकिन जॉब कोस्टिंग में किसी भी तरीके का हो सकता है, प्रोडक्शन वर्क भी हो सकता है, रिपेयर वर्क भी हो सकता है। प्लेस ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में साइट पर काम किया जाता है ना। जॉब कोस्टिंग में इट्स नॉट नेसेसरी कि साइट पर किया जाए, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में भी काम किया जा सकता है।
उसके बाद देखिए एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर भी निकाल लिया जाता है, लेकिन जो जॉब कोस्टिंग है यहाँ पर काम के कंप्लीट होने के बाद ही जो है काम के कंप्लीट होने के बाद ही कोस्ट या प्रॉफिट निकाला जाता है। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग आर डायरेक्ट, कि जनरली इसका रिलेशन प्रोडक्शन से होता है, लेकिन जॉब कोस्टिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में तो जनरली कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, डैम्स या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। लेकिन जो जॉब वर्क है वो प्रिंटिंग का भी हो सकता है, फर्नीचर का भी हो सकता है, इंजीनियरिंग का भी हो सकता है, प्लम्बर का भी हो सकता है, कुछ भी काम हो सकते हैं, है ना। तो ये हमारा था कुछ डिफरेंस एंड डिससिमिलैरिटीज़।